मैं आप लोगों को अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ और आपको अपनी फैमिली से जुड़ी दो सच्ची कहानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पहली कहानी मेरे नाना के गांव की है। ये बात मुझे मेरी नानी ने बताई थी। मेरे नाना हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। तो हुआ ऐसा था कि आज से बहुत साल पहले नाना के गांव में एक नाला हुआ करता था। गांव वालों का मानना था कि उस नाले में चुड़ैलें रहती हैं। पूरे गांव के लोग उन चुड़ैलों के आतंक से डर के रहते थे। साथ ही बता दूं कि उन दिनों गांव में बाथरूम भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग टॉयलेट वगैरह के लिए गांव से बाहर खुले में ही जाया करते थे। लेकिन उन चुड़ैलों की वजह से सब लोग बाहर जाने में बहुत डरते थे। सबका जीना मुश्किल हो गया था। नानी बताती हैं कि उन चुड़ैलों का आतंक इतना हो गया था कि वो चुड़ैलें रात भर गांव के घरों के आंगन में बैठ के रोती रहती थीं और लोगों के खिड़की दरवाजों को बजाती थीं। फिर एक दिन गांव के लोगों ने बहुत परेशान होकर गांव में कुछ पुरोहितों को बुलाया। उन पुरोहितों ने नाले के पास की जमीन पे एक बड़े से पत्थर में हनुमान जी की एक मूर्ति बनवाई और उसको वहां स्थापित करवा दिया। जिस जगह पे वो मूर्ति स्थापित की गई थी वो जमीन मेरे नाना जी की थी। उसके बाद से वो चुड़ैलें गांव के लोगों को दिखना बंद हो गईं। ये सब मेरी नानी की शादी होने से पहले हुआ था। कुछ टाइम बाद नानी की शादी हुई और नानी उस गांव में आके रहने लगी। कई साल बीत गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ऐसे ही एक रात नानी रात के समय टॉयलेट करने के लिए उसी नाले के पास गईं। जब नानी वहां पहुंची तो उनको पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो किसी औरत की आवाज थी। ए, क्या कर रही है? मैं आऊं क्या तेरे पास? बोल, आऊं क्या? चल, आ ही जाती हूँ। वो रात का टाइम था और वहां आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए नानी वो आवाज सुन के बहुत डर गईं और जल्दी से भाग के घर आ गईं। लेकिन सुबह जब नानी सो के उठी तो उनको कुछ भी याद नहीं था। वो रात की ये बात भूल गई थी। लेकिन उस दिन के बाद से ही नानी की तबीयत खराब रहने लगी। नानी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि 1-2 महीने के अंदर ही वो इतना कमजोर हो गई कि बेड से नीचे तक भी नहीं उतर पाती थी। 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। नानी को बहुत सारे अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। नानी ना तो कुछ ठीक से खाती थी और ना ही किसी से कोई बात करती थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर एक दिन किसी ने नाना से कहा कि इनके ऊपर जरूर कोई ऊपरी चक्कर है, इनका इलाज दवाइयों से होने वाला नहीं है। तो फिर नाना नानी को एक दिन शिमला के एक बहुत बड़े और जाने माने हनुमान मंदिर में लेकर गए और वहां के पंडित जी को सारी बात बताई। उन पंडित जी ने जब नानी को देखा तो वो देखते ही समझ गए कि इनके ऊपर कोई बुरी बला सवार है। उन्होंने नानी के ऊपर कुछ झाड़ फूंक किया और नानी को हनुमान जी का प्रसाद खाने को दिया। वो प्रसाद खाने के कुछ देर बाद ही नानी को उल्टी होने लगी। उल्टी में उनके पेट से काले रंग का कुछ गंदा सा निकल रहा था। उल्टी होने के बाद ही नानी की हालत एकदम से ठीक होने लगी और आज तक भी नानी बिल्कुल ठीक हैं। वो हनुमान मंदिर आज भी उनकी जमीन पे बना हुआ है। बीच बीच में वो लोग वहाँ हनुमान जी का जगराता भी करवाते रहते हैं। गांव के सब लोग उस मंदिर को बहुत मानते हैं। ये दूसरी कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरे नाना की बड़ी बहन यानी कि मेरी मम्मी की बुआ और उनके छोटे भाई के साथ हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि बहुत साल पहले एक बार नाना के किसी रिलेटिव की शादी थी किसी दूसरे गांव में। तो नाना के घर वालों ने उनकी बड़ी बहन को शादी में कुछ दिन पहले ही चले जाने को बोला, जिससे कि वो उनके घर में काम में हाथ बंटवा सके। लेकिन जब उनके छोटे भाई को पता चला
कि वो शादी में पहले जा रही हैं, तो वो भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा। तो उनके घर वाले उसे भी साथ भेजने को तैयार हो गए। उन दिनों एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बसें नहीं हुआ करती थीं। लोग पैदल पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। जिस जगह नाना की बहन को जाना था वो उनके गांव से करीब 3 घंटे दूर थी। तो उस दिन मम्मी की बुआ और उनका छोटा भाई सुबह सुबह खाना खा के उस गांव में जाने के लिए निकल पड़े। फिर करीब 1 घंटा चलने के बाद जब वो एक सुनसान नाले के पास से जा रहे थे तो उनको सामने से एक औरत आती दिखाई दी। वो औरत दिखने में बहुत सुंदर थी और बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह तैयार होकर आ रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी और सोने के गहने पहने हुए थे। फिर वो बुआ के पास आके बोली कि तेरे साथ ये बच्चा कौन है? बुआ बोली ये मेरा छोटा भाई है। तो ये सुन के वो औरत रोने लगी। बोली इसको मुझे दे दे, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अगर तू इसे मुझे दे देगी तो मैं अपना सारा सोना तुझे दे दूंगी। उसकी बात सुन के बुआ ने उसको डांट लगाई और उसको साइड करके आगे जाने लगी। लेकिन कुछ दूर जाते ही वो औरत उनको फिर से सामने से आती दिखाई दी। इस बार उसको देख के बुआ बहुत डर गई। उनको समझ आ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि पक्का कोई चुड़ैल है। लेकिन तभी उनके छोटे भाई को पता नहीं क्या हुआ, वो उनका हाथ छुड़ा के उस औरत के पास जाने लगा। वो बार बार बोल रहा था कि मुझे इस औरत के साथ जाना है। लेकिन बुआ ने अपने भाई को अपने एक हाथ से कस के पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उनके सामान में से एक चिमटा निकाल लिया। वो लोहे का चिमटा था जिसको कीर्तन वगैरह में बजाने के लिए यूज करते हैं। वो उस चिमटे को अपने साथ लेकर जा रही थी। बताते हैं कि चुड़ैलें और भूत प्रेत लोहे की चीजों से डरते हैं। बुआ अपने एक हाथ से अपने भाई को पकड़े हुए मुश्किल से उसको खींच के ले जाने लगी और दूसरे हाथ से चिमटा पकड़े उस औरत को अपने से दूर करने लगी। ऐसा करते करते उनको कई घंटे बीत गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर जब वो उस नाले के इलाके से बाहर निकली तो वहां आगे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। तभी उस पेड़ के पीछे से एक आदमी बाहर निकल के आया। वो आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था और उसने सिर पे पहाड़ी टोपी पहनी हुई थी। उस आदमी ने बुआ को देख के बोला कि तू बहुत थक गई होगी अपने भाई को बचाते बचाते, अब कुछ देर पीपल के नीचे बैठ के आराम कर ले। तो बुआ उस चुड़ैल की तरफ देखते हुए रोने लगी। बोली ये मुझे जीने नहीं देगी। तो वो आदमी बोला कि तू फिक्र मत कर, इस चुड़ैल में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस पीपल के पेड़ को पार कर सके। तू डर मत, मैं इसे देख लूंगा। ये सुन के वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई और उसके गायब होते ही बुआ का छोटा भाई भी अपने आप ठीक हो गया। उसके ठीक होते ही बुआ ने उसको वहां से भाग जाने को कहा। तो बुआ को जाते देख वो आदमी उनसे बोला कि बहन, शादी के घर बाबरू भल्ले लेकर जा रही हो, कुछ मुझे भी खिला दो। बाबरू भल्ले हमारे यहाँ एक हिमाचली डिश होती है जो ज्यादातर फेस्टिवल्स में बनाई जाती है। उसकी बात सुन के बुआ ने कुछ बाबरू भल्ले निकाल के उस आदमी को दिए। बोली ये लो भाई, खा लो। फिर उस आदमी ने बुआ के छोटे भाई की तरफ देखते हुए कहा कि तू तो अपने होश में ही नहीं था, लेकिन तेरी जान बचाने के लिए आज तेरी बहन ने जितना उस चुड़ैल से लड़ाई की इतना और कोई इंसान नहीं कर सकता था। तेरी बहन अब जल्दी पागल हो जाएगी, उसको अब कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन तू ये बात हमेशा याद रखना। फिर वो दोनों वहां से चले गए। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मम्मी की बुआ सच में पागल हो गई। आज उनकी उम्र 80 से ऊपर हो गई है, लेकिन वो आज तक पागल हैं। अब उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। मम्मी बताती हैं कि वो बीच बीच में घर से भी कई बार भाग जाती हैं अपने भाई को ढूंढने के लिए। मेरा नाम रेहान है। मैं कानपुर के काका देव में रहता हूँ।
आज मैं आपको अपनी नानी और खाला के साथ घटी एक सच्ची कहानी के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो हुआ ऐसा था कि मैं उन दिनों बहुत छोटा था। मेरी अम्मी की 5 बहनें हैं, जिनमें से मेरी अम्मी से जो छोटी बहन है उसका नाम आसमा है। ये उनकी शादी के कुछ साल बाद की बात है। तो एक दिन मेरी नानी और 2 खाला, जिनका नाम तस्लीम और नसीमा है, वो आसमा खाला से मिलने उनके घर जा रही थी। नानी के घर से उनका घर बस 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता था। जिस टाइम वो लोग निकले तब रात 8 बजे का टाइम था। वो गांव का इलाका था और गांव में रात 8 बजे तक अच्छा खासा सन्नाटा हो जाता है। साथ ही बता दूं कि उन खाला का घर एक पतली सी गली में पड़ता है और उस गली में सिर्फ उन्हीं का एक घर है। उनके घर के साथ वाला घर बहुत सालों से खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं रहता। तो वो तीनों जब उस गली में पहुंची तो उन्होंने देखा कि आगे उस गली के कोने पे एक औरत दीवार पे टेक लगाए खड़ी है। उसको वहां खड़ा देख खाला ने सोचा कि ये शायद उनकी बड़ी बहन है। तो वो उनको वहीं से जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, आसमा बाजी, आसमा बाजी। बाजी हमारे यहाँ बड़ी बहन को बोला जाता है। लेकिन जब खाला के 3-4 बार आवाज देने के बाद भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो नानी समझ गई कि ये उनकी लड़की नहीं है। तो उन्होंने जल्दी से अपनी दोनों लड़कियों को अपने पीछे कर दिया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। ऐसा करते हुए वो फूंक करती हुई आगे गली में बढ़ती जा रही थी। लेकिन उनके गली में घुसते ही वो औरत भी उनके आगे आगे गली में चलने लगी। नानी पीछे से ही बार बार आयत पढ़ के उस पर फूंके जा रही थी और फिर करीब 15-20 कदम चलने के बाद वो औरत अचानक वहां से गायब हो गई। ये देख के नानी बहुत डर गई। फिर वो खाला के घर में पहुंची और थोड़ी देर उनके घर बैठ के वापस चली आई। लेकिन नानी ने उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम उन खाला के बच्चे छोटे छोटे थे, इसलिए उनकी बात सुन के कहीं वो बच्चे डर ना जाएं, ये सोच के उन्होंने उस टाइम उनको कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर अगले दिन उन्होंने घर वालों को बताया कि रात में जो औरत हमने उस गली में देखी थी वो एक चुड़ैल थी। पता चला कि खाला के घर के साथ वाला जो घर है, जो खाली पड़ा रहता है, उस घर में एक औरत ने आग लगा के सुसाइड किया था और अब वही औरत वहां चुड़ैल बन के घूमती है। मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको हमारे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत 1 साल पहले 17 अगस्त को हुई थी। उस दिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी अभी तक बदल के रखी हुई है। आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मुंबई के चेंबूर का रहने वाला हूँ। ये 17 अगस्त 2021 की बात है। सुबह करीब 4:30 बजे का टाइम था। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी हमारे घर में किसी की कॉल आई तो अम्मी उठ के फोन पे बात करने लगी। मैं नींद में ही था, लेकिन अम्मी को बातें करता हुआ सुन रहा था। वो मेरी नानी की कॉल थी। अचानक बात करते करते मम्मी रोने लगी। नानी ने अम्मी को बताया कि मेरे नाना पिछले 2 घंटे से जमीन पे गिरे हुए हैं और उठ नहीं रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। नानी बहुत देर से उनको उठाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद हम सब लोग उठ गए। मेरी अम्मी और अब्बू उसी वक्त नाना के घर जाने के लिए निकल गए। हम सब दुआ कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो। मेरे नाना नानी पनवेल में ही अकेले एक घर में रहा करते थे। गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट के बाद नाना अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे थे, लेकिन नाना को शराब पीने की आदत थी। साथ ही उन दिनों मेरी नानी का भी सिर का ऑपरेशन हुआ था और उनकी नींद की हैवी दवाइयां चल रही थी। दवाई लेने के बाद नानी को गहरी नींद आती थी। तो उस रात असल में ऐसा हुआ था कि नानी रात में दवाई लेके गहरी नींद में सो रही थी और नाना
वॉशरूम के लिए गए थे। रोज की तरह शायद उस रात भी नाना ने ड्रिंक कर रखी थी। तो जब नाना वापस बेड पे आ रहे थे तभी उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर गए। नानी को लगा कि नाना शायद नशे में ही ऐसे गिर गए हैं। नानी को तेज नींद चढ़ी हुई थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी। नानी ने लेटे लेटे ही नाना को कई आवाजें दी, लेकिन नाना नहीं उठे। नानी को लगा कि शायद नाना नीचे ही सो गए हैं। नानी को लगा कि शायद नाना नीचे ही सो गए हैं, इसलिए नानी भी सो गई। फिर 2 घंटे बाद नानी की जब आंख खुली तो नाना अभी भी नीचे ही लेटे हुए थे। तब तक नानी की दवाई का असर भी थोड़ा कम हो गया था। फिर नानी ने उठ के कमरे की लाइट ऑन की तो देखा कि जमीन पे बहुत सारा खून फैला हुआ था। नानी ने नाना को हिलाया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो नानी ने फिर हमें कॉल किया। मेरी मम्मी ने उस जगह का एक वीडियो भी बना के हमें भेजा था। वहाँ जमीन पे बहुत सारा खून पड़ा था। वो देखते ही मैं और मेरी बहन रोने लगे। मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो शख्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था और कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया था। मेरे नाना मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। इसके बाद हम सब भाई बहन, दादा दादी और बाकी सब रिश्तेदार पनवेल में नाना के घर पहुंच गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने नाना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उसके बाद शाम को हम हॉस्पिटल से नाना की बॉडी को वापस लेके आए। गांव से फोन आ रहा था कि नाना की बॉडी को गांव लाया जाए, उनको वहीं दफनाया जाएगा। तो नाना की बॉडी को गांव ले जाने के लिए हमने एक एम्बुलेंस बुक कर दी। नाना का गांव तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। तो हमने एम्बुलेंस बुक की और निकल पड़े। एम्बुलेंस के अंदर साइड में एक जगह थी जहां एक फ्रीजर बॉक्स था। नाना की बॉडी को उसी में रखा गया था। हम तेलंगाना अगली सुबह पहुंचने वाले थे। फिर सफर के दौरान ऐसा हुआ कि हम पुणे क्रॉस करके आगे गांव के इलाके में आ गए थे। रात हो चुकी थी। एम्बुलेंस में पीछे मैं, अम्मी, अब्बा, मेरी बहन, भाई और नानी बैठे थे और आगे एम्बुलेंस के दोनों ड्राइवर बैठे थे। फिर रात के 2 बजे हम महाराष्ट्र से बाहर आ चुके थे। उस ड्राइवर को बस महाराष्ट्र तक का ही रास्ता पता था, उसके आगे का रास्ता उनको नहीं पता था। इसलिए मैंने फ़ोन में गूगल मैप लगा लिया और उनको रास्ता गाइड करने लगा। लेकिन गूगल ने हमें हाईवे से हटा के पता नहीं कौन से कच्चे रास्ते पर पहुंचा दिया। वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। ऊपर से बारिश भी होने लगी थी। दूर दूर तक कहीं कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। रोड के दोनों तरफ बस घना जंगल था। उस रोड पर सिर्फ हमारी एम्बुलेंस चल रही थी। वो रोड ऐसी थी कि अगर हमारी एम्बुलेंस की लाइट बंद हो जाती तो वहाँ इतना घुप अंधेरा था कि हमें अपने बगल में बैठा इंसान भी दिखाई नहीं देता। हाईवे का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इसी बीच वहाँ एक और रास्ता आया जिसकी तरफ ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली। ड्राइवर भी बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। दूसरा ड्राइवर सोया हुआ था। फिर 2:45 पर हम उस पतले रास्ते से बाहर निकल के एक खाली मैदान में पहुंच गए। उस रास्ते पे हम बस कुछ ही मीटर दूर गए थे कि अचानक से ड्राइवर ने एम्बुलेंस रोक दी। मेरे पापा ड्राइवर पे चिल्लाने लगे कि ऐसे अचानक ब्रेक क्यों मारी। तो ड्राइवर बोला कि उसकी गलती नहीं है, गाड़ी का टायर फंस गया है। फिर हम सब गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि एम्बुलेंस का पीछे वाला टायर एक कीचड़ के गड्ढे में फंसा हुआ था। मैंने चारों तरफ नजर घुमा के देखा तो वो छोटा सा खाली मैदान था जिसके आगे बस खेत ही खेत थे और पीछे वो जंगल वाला एरिया था। मेरे अब्बा मुझ पर गुस्सा करने लगे कि ये कौन से रास्ते पर ले आया है तू। वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं, उनको गलती करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम तीनों मिलके एम्बुलेंस को धक्का देके निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन टायर
गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं रहा था। तभी आसपास की झाड़ियों से किसी के अजीब ही तरह से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बहुत डरावनी आवाज थी। कभी वो आवाज एक तरफ से आती तो कभी दूसरी तरफ से आने लगती। मुझे लगा कि ये जंगली इलाका है, शायद हम यहाँ किसी लुटेरों के गैंग के बीच फंस गए हैं और वही शायद ये आवाजें निकाल के कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं। मैंने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। आपको बता दूं कि मैं हमेशा जब कहीं बाहर जाता हूँ तो अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास एक छोटा सा चाकू रखता हूँ। 15 मिनट गुजर गए, 3 बज चुके थे, लेकिन वहां कोई नहीं आया। मेरी अम्मी ने कहा कि अगर हम सफर में किसी मृत इंसान को लेकर जाते हैं तो वो हमारा रास्ता भटकाने की कोशिश करता है। उस सुनसान जगह पर रात के 3 बजे घुप अंधेरे के बीच हल्की हल्की बारिश में बगल में मेरे नाना की लाश रखी थी। वो पल आज भी याद करता हूँ तो सोच के ही डर लगता है। वो आवाजें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मेरा भाई बोला कि उसको ऐसा लगा जैसे सामने झाड़ियों के पीछे से कोई हमें देख रहा है। मेरे अब्बू बोले, चलो एम्बुलेंस को धक्का लगाओ। हम सब मिलके फिर से धक्का लगाने लगे। ड्राइवर भी रेस दे रहा था, लेकिन टायर वहीं का वहीं घूमे जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर मेरी अम्मी एम्बुलेंस के पास गई और एम्बुलेंस के शीशे पे अपनी उंगली से अरबी में बिस्मिल्लाह लिख दिया। उसके बाद हमने फिर से धक्का लगाया तो इस बार टायर बड़े आसानी से बाहर निकल गया। उसके बाद हम पूरे रास्ते दुआ पढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद हम उस कच्चे रास्ते से निकल के हाईवे पर पहुंच गए। फिर सुबह सुबह हम लोग तेलंगाना पहुंच गए और वहां जाके नाना को दफनाने वाला काम किया। फिर इसके 2 दिन बाद मैं अकेला ही मुंबई वापस आ गया, क्योंकि तब मेरी नई नई जॉब लगी थी और जॉब के लिए मुझे वापस जाना था। लेकिन मेरे बाकी घर वाले नाना के घर में ही रुके हुए थे। गांव में नाना का बड़ा सा घर था जिसमें ऊपर टेरेस पर एक रूम बना था जो नाना को बहुत पसंद था। तो घर के बाकी सब लोग तो नीचे सोते थे, लेकिन मेरे अब्बा और अम्मी उसी ऊपर वाले रूम में ही सोए हुए थे। रात करीब 1:30 बजे का टाइम था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। ऊपर वाला वो रूम ऐसा है कि उसके साथ में सीढ़ी बनी है जो ऊपर एक छोटे टेरेस पर जाती है। तो रात में मेरे अब्बा वॉशरूम के लिए उठ के जाने लगे तो वॉशरूम के अंदर जाके उन्होंने नोटिस किया कि वॉशरूम में लगे एग्जॉस्ट फैन के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई बाहर सीढ़ियों पर बैठा जोर जोर से रो रहा हो। वैसे तो मेरे अब्बा बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं और वो भूतों से डरते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको ऐसी सूरे आयतें पता हैं जिनको पढ़ के फूंकने पर भूत वगैरह सब दूर हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसे अचानक से वो आवाज सुन के अब्बू थोड़ा सहम गए और जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गए। अब्बू अम्मी को इस बारे में बताना चाहते थे, लेकिन अम्मी इन सब चीजों से बहुत डरती हैं, इसलिए अब्बू ने अम्मी को नहीं उठाया और अकेले ही बाहर सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। लेकिन अब्बू जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो वो रोने की आवाज एकदम से ठीक दरवाजे के दूसरी तरफ से आने लगी, जैसे कि वो जो कोई भी था ठीक दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा हो और जोर जोर से रो रहा हो। अब्बा वहीं रुक गए और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। लेकिन तभी अब्बा ने सोचा कि हो सकता है ये मेरे नाना हो, इसलिए उन्होंने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी, क्योंकि इस आयत में इतनी ताकत होती है कि इसे पढ़ के फूंकने पर ये किसी भी भूत प्रेत को जला सकती है। अब्बा नाना के साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से चुपचाप बेड पे आके लेट गए और नॉर्मल आयत पढ़ने लगे। फिर करीब 10 मिनट बाद वो रोने की आवाज भी आना बंद हो गई। फिर अगली सुबह अब्बा ने अम्मी को ये बात बताई तो अम्मी बहुत डर गईं। लेकिन फिर उसी रात
जब वो दोनों उसी कमरे में सो रहे थे तो अब्बा को रात में फिर से बाहर से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। अब्बा फिर से सूरा पढ़ के सो गए। लेकिन उसी रात अम्मी को सपने में नाना दिखाई दिए। नाना रो रहे थे लेकिन अम्मी उन्हें बस देख ही रही थी। सपने में भी उनसे कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे नाना की मौत के 5 महीने बाद की बात है। मैं एक लड़की से प्यार करता था और उस टाइम मेरी उससे अर्जेंट शादी हो गई थी। हमने लव मैरिज करी थी। हमारी शादी से घर के कुछ लोग तो खुश थे लेकिन कुछ नाखुश भी थे। लेकिन मेरे अब्बू को ये शादी मंजूर थी और उन्हीं की वजह से हम ये शादी कर सके थे, क्योंकि उनके आगे किसी के नहीं चलती। बड़े से छोटे सब उनकी बात सुनते हैं। शादी के बाद अब्बू ने हमें हमारे घर के बगल में ही एक कमरा दिलवा दिया था। वो हमारे ही घर का कमरा था जो पहले बंद रहता था, लेकिन फिर मैं और मेरी वाइफ उसी कमरे में रहने लगे। साथ ही बता दूं कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। मैं दिन भर काम करके शाम को अम्मी अब्बा के पास खाना खाने जाता हूँ और फिर वापस अपने कमरे में आ जाता हूँ। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरी वाइफ को रात में डरावने सपने दिखाई देने लगे। उसे सपने में भयानक कटे हुए चेहरे, जले हुए चेहरे दिखाई देते। उसने मुझे भी इस बारे में बताया, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन दोपहर में जब मैं रूम में नहीं था तो मेरी वाइफ अकेली कमरे में सो रही थी। तभी उसको ऐसा लगा जैसे बाथरूम में जो पानी का टैंक है उसमें कोई जोर जोर से हाथ मार रहा है। जोर जोर से आवाज आ रही थी। उसकी आंख खुल गई। उसने उठ के बाथरूम में जाके देखा तो वहां कोई नहीं था। तो वो वापस आके लेट गई। लेकिन वो जैसे ही लेटी उसे फिर से वैसी ही आवाज आने लगी। इस बार वो बहुत डर गई और उसने जल्दी से मुझे कॉल किया। मैं जल्दी से रूम पे पहुंचा तो देखा कि वो बहुत डरी हुई थी। मैंने उसी वक्त सूरा पढ़ के फूंका और उसे शांत किया। फिर इसके कुछ ही दिन बाद एक रात 11 बजे के करीब वो बेड पे सोई हुई थी। उसकी आदत है कि अगर रूम की लाइट जली होती है तो वो आंखों पे दुपट्टा डाल लेती है। मैं उस वक्त घर में नहीं था। सोते सोते अचानक उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में बेड पे बैठा है। उसकी हल्की सी नींद तो टूटी, लेकिन उसने आंख नहीं खोली। फिर थोड़ी देर बाद उसने दुपट्टे के अंदर से ही देखा कि एक औरत उस कमरे में इधर उधर घूम रही थी। वो कभी बेड की तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ। वो तब भी नींद में ही थी। उसको लगा शायद कमरे में मेरी छोटी बहन आ गई होगी। उसने ध्यान नहीं दिया और वापस से सो गई। फिर अगले दिन उसने ये बात मेरी बहन से पूछी तो उसने बताया कि नहीं, मैं तो उस कमरे में नहीं आई थी, मैं तो दूसरे घर में टीवी देख रही थी। अब मेरी वाइफ बहुत ज्यादा डर गई। उसने कॉल करके मुझे बुलाया और सारी बात बताई। अब मुझे भी थोड़ा शक होने लगा कि शायद यहाँ कोई गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर ऐसे ही एक दिन मेरी वाइफ अपने मायके गई हुई थी। वो संडे का दिन था और रात में मैं रूम में अकेला सोया हुआ था। तभी रात 1-2 बजे के करीब मुझे बाथरूम से वही किसी के पानी में जोर जोर से हाथ मारने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज लगातार 1 मिनट तक आती रही। मैं गुस्से में बेड पे लेटे लेटे ही चिल्लाया, कौन है? तो मेरे चिल्लाते ही वो आवाज अचानक से रुक गई। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मुझे वहां पायल की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई औरत पायल पहन के वहां घूम रही हो। वो आवाज मैंने साफ साफ सुनी थी। आवाज बाथरूम के साइड में ऊपर सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई बाथरूम से होता हुआ सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है। मैं उसी वक्त उठ के बैठ गया, लेकिन वो आवाज तभी बंद हो गई। आवाज बंद होते ही मैंने झट से उठ के लाइट ऑन कर दी।
और बेड पे आके चादर ओढ़ के सोने लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई कमरे में घूम रहा है, इधर से उधर। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं चादर हटा के देखूं कि वहां कौन है। 3 सालों से आपकी इतनी सारी कहानियां सुन चुका हूं कि अब मुझे पता चल रहा था कि वो डर का एहसास कैसा होता है। मैं जोर जोर से आयत पढ़ने लगा और फिर कुछ देर बाद मैंने चादर हटाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं फिर से सोने के लिए लेट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरी फिर से आंख खुल गई। इस बार आंख खुली तो मैं सर्दी के मौसम में भी पसीना पसीना हो रखा था। मैं आंखें तो खोल पा रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो। मैं मन ही मन फिर से अल्लाह को याद करने लगा और कलमा, सूरह, आयत जो भी मुझे याद थे वो सब पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मेरी फिर से आंख लग गई। अगले दिन मैंने ये बात अपने अब्बू को बताई तो उन्होंने मुझे एक आयत से लिखा हुआ पेपर दिया और बोले कि ये रोज रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोया करो। मैं ऐसा ही करने लगा। उसके बाद मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सफाई करते हुए वो पेपर खो गया। तब तक मेरी वाइफ भी घर आ चुकी थी। उसके बाद हम जब भी अकेले होते तो हमें फिर से वहाँ किसी के होने का एहसास होने लगा, लेकिन वो चीज़ कभी सामने नहीं आती थी, बस अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती थी। फिर इसी बीच एक दिन अचानक मेरे छोटे चाचा की डेथ हो गई। ये रमजान के 4 दिन बाद की बात है। हम सब उनके मरने के दुख में थे, लेकिन उसके बाद से हमारे रूम में वो सब अचानक से होना बंद हो गया। लगता है जैसे वो जो भी कोई चीज थी उसे मेरे चाचा ने रोक लिया है, ऐसा मेरा सोचना है। मेरा नाम सुभाशीष है। मैं वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। आज मैं आपको एक बहुत डरावने इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सब मेरी एक आंटी के साथ हुआ था। ये 2015 की बात है। मैं तब 10th क्लास में पढ़ता था। तो एक दिन हमें मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। शाम को हम सब लोग पार्टी में चले गए। फिर रात करीब 10 बजे जब हम सब लोग वापस आ रहे थे, तभी पापा के पास मेरे एक अंकल की कॉल आई। वो पापा से बोले कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, पूजा को पता नहीं क्या हो गया है। वो अजीब अजीब बातें कर रही है, ना किसी को पहचान रही है। पूजा उनकी वाइफ का नाम था। तो मेरे पापा अकेले ही उनके घर चले गए। बाकी हम सब अपने घर वापस आ गए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उन अंकल की तब एक 16 साल की बेटी थी और एक 10 साल का बेटा था। उनका बेटा मेरा अच्छा दोस्त था, उसका नाम शुभदीप है। तो हम लोग वहाँ से सीधा अपने घर आ गए और आकर सो गए। फिर अगले दिन मैं उन अंकल के घर वापस गया तो उनके बेटे ने मुझे सारी बात बताई। उसने बताया कि कल शाम 5:30 बजे के करीब मैं और दीदी टीवी देख रहे थे। उस टाइम पापा हमारी दुकान पे ही गए हुए थे और मम्मी घर का काम कर रही थी। तभी लाइट चली गई। मम्मी को बाथरूम जाना था। बाथरूम घर के पीछे की तरफ बना था, लेकिन तभी हमको मम्मी की तेज चीख सुनाई दी। हम जल्दी से भाग के मम्मी के पास गए तो देखा कि मम्मी बाथरूम के सामने लेटी लेटी अजीब ही तरीके से कुछ कुछ बोले जा रही थी और जोर जोर से हंसे जा रही थी। फिर हम जल्दी से मम्मी को बेडरूम में लेकर गए। मैं और मेरी दीदी मम्मी का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि मम्मी हमसे छत पर जाने के लिए कह रही थी। बोली, प्लीज बेटा मुझे छत पे जाने दो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना, प्लीज मुझे जाने दो। इसी बीच मेरे मामा भी घर पे आ गए, लेकिन मम्मी की ऐसी हरकतें देखकर मामा भी बहुत डर गए। मामा जल्दी से ऊपर जाके मंदिर से धूनी लेकर आए। उसके धुएं में बहुत अच्छी खुशबू होती है।
फिर उस धुनी को घर के अंदर लगा के जब वो पापा को कॉल करने लगे तो अचानक से उनको महसूस हुआ कि कोई उनकी गर्दन पकड़ के दीवार के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। मामा को एक डरावनी काली परछाई भी दिखाई दी जिसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी। अब मामा बहुत डर गए और हरे कृष्णा बोलते हुए वहां से भाग के नीचे आ गए। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। हमने पापा को कॉल लगाया तो पापा भी जल्दी से दुकान बंद करके वापस आ गए। शाम के 7 बज चुके थे। फिर जब पापा घर आए तो पापा को देखते ही मम्मी बोली, ये कुत्ते का बच्चा कौन है? ये सब देखकर पापा बहुत परेशान हो गए। मेरी मम्मी किसी को नहीं पहचान रही थी। पापा ने पड़ोसियों को भी घर में बुला लिया। कुछ लोगों ने रुद्राक्ष और माला मम्मी के गले में पहना दी और भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 11 बजे एक बाबा को बुलाया गया। उस बाबा का नाम मोना था। वो बहुत काला और पतला था। फिर वो मम्मी के पास बैठकर उस आत्मा से उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन तभी मम्मी बोली, वो मुझे बुला रहा है, प्लीज मुझे जाने दो, वो छत पर मेरा इंतजार कर रहा है। मम्मी ने कहा कि एक आदमी और एक बिल्ली छत पर उनका इंतजार कर रहे हैं। हमें आज तक नहीं पता कि वो कौन थे। फिर मोना बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ के माँ के कान में फूंक मारी तो ऐसा करते ही मम्मी वहीं सो गईं। फिर रात 2 बजे जब मम्मी की नींद खुली तो उनको कुछ भी याद नहीं था। वो बोली, अरे आप सब यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? रुको, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मम्मी को कुछ भी याद नहीं था। फिर सब लोग हमारे घर पर ही सो गए। रात के 3 बजे लाइट भी आ गई। फिर अगले दिन मम्मी ने हमको बताया कि जब वो बाथरूम की तरफ जा रही थी तब उन्होंने देखा कि पड़ोसी के घर की टिन की छत के ऊपर एक काली बिल्ली बैठी हुई है। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल पीला था। तभी अचानक से वो बिल्ली बहुत बड़ी होने लगी और उसकी परछाई भी उसके साथ साथ बड़ी होने लगी। फिर जब मम्मी ने जमीन पे उसकी परछाई के ऊपर पैर रखा तो वो उसी वक्त बेहोश हो गईं। उसके बाद उनको कुछ याद नहीं। शुभोदीप कहता है कि ये सब उन लोगों को आज भी एक डरावने सपने की तरह लगता है। मेरा नाम मनीष है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी बुआ ने मुझे बताई थी। तो बात ऐसी है कि मेरी बुआ के हस्बैंड आर्मी में हैं। आर्मी में होने की वजह से उनको कई जगह घूमने का भी मौका मिल जाता है। तो ऐसे ही एक बार मेरे फूफा जी की पोस्टिंग राजस्थान में किसी जगह हुई थी। तो वहां उन्होंने रहने के लिए किराए पे एक घर ले लिया। बुआ भी उन दिनों उनके साथ ही रहा करती थी। बुआ बताती हैं कि वहां जब वो रात में सोती थी तो छोटे बच्चों की जो चप्पल होती है, जो चूचू की आवाज करती है, उन चप्पलों की आवाज आती थी। पहली बार जब उनको वो आवाज सुनाई दी तो उनको लगा कि ये उन्हीं के बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके बच्चे तो उनके बगल में ही सो रहे थे। अगली रात भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके बाद ये हर रात होने लगा। रात में कभी वो चप्पलों की आवाज आती तो कभी दरवाजा खटखटाने की, तो कभी किसी के भागने की आवाज आती। फिर कुछ टाइम बाद उन लोगों ने वो घर ही खाली कर दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए।